सुप्रभात। नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आसिफा मुल्ला, हिंदी विषय अध्यापिका, आपके सामने 9वीं कक्षा की पुस्तक संचयन का पाठ क्रमांक 5 हामिद खां लेकर उपस्थित हूँ। और आपको याद ही होगा कि हमने पहली तासिका में कुछ भाग समझा था, अब आगे जो है हम समझेंगे। थोड़ा सा मैं पुनरावृत्ति करती हूँ कि हामिद खां में हमने क्या सबसे पहले देखा था। लेखक ने हमें क्या बताने का प्रयास किया है। लेखक ने हमें, पोटेकाट जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं कोई अलग अलग नहीं है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की एकता के बारे में हमको बताया है कि जैसे ही समाचार पत्र पढ़ता है लेखक के देखता है कि वहाँ पर तक्षशिला में आगजनी, यह जब हेडलाइन देखता है तो उस समय उसको 2 साल पहले का किस्सा उसको याद आ जाता है और वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। और कौन सा पात्र याद आता है, कौन याद आता है लेखक को? हामिद खां याद आ जाता है। और हामिद खां के लिए वो सब बातें हामिद खां की याद करने लगता है कि कैसे वह वहाँ पहुँचा, कि उस समय वो भूख से व्याकुल था और तक्षशिला के खंडहर देखने के बाद जब उसको बहुत भूख लगती है तो वो वहाँ जाता है और उस हामिद खां के होटल में खाने के लिए पूछता है और हामिद खां जो है उसको बिठा देता है। और जब खाना तैयार होने तक जो है हामिद खां और लेखक के बीच जो बातें होती हैं, जो वार्तालाप होता है, वह हमने कुछ देखा था। अब हामिद खां और लेखक दोनों अपने देशों की बातें कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, जब लेखक हमारे हिंदुस्तान के संस्कार बताता है कि हिंदू और मुस्लिम किस तरह से रहते हैं, यहाँ पर कितने मेल जुल से रहते हैं, तो यह जो है बात लेखक जो है हामिद खां को बताता है। और हामिद खां को कितना दुख होता है कि मैं यह मेल जोल, यह संस्कार जो है वहाँ आकर नहीं देख सकता। यह सब बातें हामिद खां और लेखक के बीच हो जाती है। अब हम अगले भाग में देखते हैं कि और हामिद खां और लेखक के बारे में बीच जो है वार्तालाप कितनी होती है और क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हामिद खां कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुसलमान आपस में ईमान से मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। तभी एक लड़का थाली में चावल लाकर रख गया। हामिद खां ने 3-4 चपातियाँ रख दी और लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। साफ पानी से भरा एक कटोरा भी रख दिया। अब यहाँ पर वो बात करते हुए लेखक को खाना परोस रहा है, वहाँ पर वो कहता है कि अगर हिंदू और मुसलमान जो है आपस में भाई की तरह रहे, ईमान से मोहब्बत करे तो कितना अच्छा होता है ना, किसी को कोई नुकसान ही नहीं होता। तो तभी वहाँ पर एक लड़का जो है, जो हामिद खां के होटल में काम करता है, वह थाली में चावल लाकर रख देता है और हामिद खां ने 3-4 चपातियाँ उसमें, फिर हामिद खां जाकर 3-4 चपातियाँ उसमें रख देता है और लोहे की तश्तरी में सालन परोसता है। अब लोहे की तश्तरी दिखाई दे रही है आपको, वहाँ पर पिक्चर देखिए, ये चित्र कितना अच्छा, तस्वीर कितनी अच्छी दिख रही है। ऐसे लग रहा है मुंह में पानी आ रहा है ना। मुझे तो लग रहा है कि यह कुछ नान रोटी रखी हुई है, साथ में प्याज है, नींबू है और यह जो ग्रेवी दिख रही है हमें, सालन दिख रहा है, वो अच्छी तरह से हरे धनिए से सजाया हुआ। ऐसे लग रहा है कि वो जैसे वो दाल मखनी हो, दिख रहा है ना। मुझे तो ऐसे लग रहा है, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है पता नहीं, पर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है ना। तो अब जो है वो कितना अच्छी तरह से यहाँ पर वो परोसकर हामिद खां जो है वो लेखक को परोसकर देते हैं। और लोहे की तश्तरी, अब देखिए बच्चों, आज हम जो है आधुनिकता से जी रहे हैं, आधुनिकता हमें बहुत आई है। आज हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा डिनर सेट हो हमारे घरों में, डिनर सेट में हर रोज़ खाएं, है ना। वो जो लोहे में, पीतल में, तांबे में जो खाने का पहले का जो रिवाज था, यूँ कहें कि जो परंपरा थी, अब वो लुप्त हो गई है। लेकिन हमारे
हर रोज़ के खाने पीने में, तौर तरीक़ों में इतनी तब्दीली आई है, इतना अंतर आया है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो दिन ब दिन जो है वो बिगड़ता जा रहा है। तो इसीलिए आजकल वो आयुर्वेद जो होता है या फिर होम्योपैथी जो होती है, ये डॉक्टर्स हमें यह बताते हैं कि आप लोहे के बर्तनों में पकाइए, तांबे के बर्तनों में, पीतल के बर्तनों में पकाइए, खाइए, पानी भी उसी में पीतल में, तांबे में रखकर पीजिए। तो वो जो लौह जो मिलना है, जो हमारे शरीर में जो कमियां हो रही हैं, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि जितनी हमारी परंपराएं थीं, जितने रिवाज थे हमारे इन बर्तनों में खाने के, तो वो गलत थे। नहीं, पहले के बुज़ुर्गों ने, पहले के लोगों ने जो लोहे के बर्तन जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल किए, जो तांबा जो है, पीतल जो है वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया, खाना बनाने के लिए लोहे के बर्तन इस्तेमाल किए, इसके पीछे भी बहुत बड़ी बातें थी, बहुत राज थे जो हमें आज पता चल रहे हैं। आज हम लोगों ने आधुनिकता के कारण ये सब कुछ छोड़ दिया है ना। तो फिर आज जो है इन बातों का बोलबाला है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य जो है वो दिन ब दिन घटते जा रहा है। तो आज जो लोग जो हैं, बहुत से यूँ कहिए जिसको स्वास्थ्य की बहुत चिंता होती है, हेल्थ कॉन्शियस लोग जो होते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, शौक से लोहे के बर्तन दुकान से ख़रीद कर ला रहे हैं, तांबा और पीतल के बर्तन ख़रीद कर ला रहे हैं, उसमें खाना बना रहे हैं, पका रहे हैं। अब वो जो मिट्टी से बने बर्तन होते हैं ना, उसमें भी खाना बनाना बहुत ही लाभदायक होता है। तो हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसे ही इन धातुओं का इस्तेमाल नहीं किया, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी बातें थी जो आज हमें पता चल रही हैं, और आज हम फिर से उन्हीं परंपराओं पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें करना भी चाहिए, है ना। तो अक्सर कहा जाता है कि लोहे के बर्तनों में खाना बनाया जाए, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाए, तांबे या पीतल में पानी पिया जाए, बर्तन भी उसी के हों, प्लेट्स, ग्लास, इस तरह से अक्सर हकीम लोग जो होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो हमें सलाह दे रहे हैं, और हमें ऐसे करना भी चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण बता दिया आप लोगों को, इसलिए बताया कि यहाँ पर बात आ रही थी कि हामिद खान ने चपातियाँ दी और लोहे की तश्तरी में, अर्थात एक बाउल में, कटोरे में जो है वो सालन परोसा। वो लोहे की बात आई, इसीलिए मैंने यह बात आपको बता दी, ठीक है। तो अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साफ पानी भी दिया, साफ पानी से भरा एक कटोरा भी लेखक के सामने रख दिया। तो अब लेखक ने बड़े चाव से भर पेट खाना खाया और उसने पैसे देने चाहे तो हामिद खां बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। अब लेखक ने तो बड़े चाव से, अर्थात बहुत ही रुचि से, बहुत ही इंटरेस्ट से भरपूर खाना खाया, पेट भर खाना खाया। और अब जब कभी हम किसी होटल में जाते हैं तो बिल पे करते हैं ना, बिल देते हैं, तो उसी तरह से लेखक भी पैसे देने लगा हामिद खां को। तो हामिद खां ने क्या कहा कि भाईजान माफ़ कीजिए, माफ़ अर्थात क्षमा कीजिए, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं, मेरे अतिथि हैं। लेखक पैसे देने पर अड़ा रहा, पर लेखक जो है वो पैसे देने पर अड़ा ही रहा। दोनों में ऐसे ही वार्तालाप चलता रहा। हामिद खां पैसे नहीं ले रहे थे और लेखक पैसे देने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा था। उसके बाद क्या होता है, लेखक जो है 1 रुपये का नोट जो है अपने जेब से निकालता है और बाकी पैसे जो है सकुचाते हुए लिया, अर्थात बहुत ही संकुच से लिया और बाकी के पैसे लौटा दिए। हामिद खान जो है वो बाकी के पैसे लौटा देता है, 1 रुपया लेता है और क्या कहता है कि भाईजान, लेखक से क्या कहता है हामिद खान
कि मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं। वो 1 रुपये का नोट हाथ में लेता है और कहता है कि मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आपके ही हाथों में रहे। फिर से वो 1 रुपया जो है लेखक के हाथ में वो हामिद खां थमा देता है। जब आप अपने घर पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाए। और वो क्या कहता है कि आप जब हिंदुस्तान पहुँचो और जब आपका पुलाव खाने का मन करे तो आप क्या करो, किसी मुसलमानी होटल में जाओ और अच्छे से पुलाव खा लेना और तक्षशिला के इस भाई हामिद खां को याद कर लेना। तो ये हामिद खां कहता है कि आप मुसलमानी होटल में जाकर पुलाव खाना हिंदुस्तान जाकर और मुझे ज़रूर याद कर लेना। देखिए कितनी पैसों को वहाँ पर उन्होंने अहमियत नहीं दी। हामिद खां ने अहमियत दी किसको? इंसानियत को, प्रेम को, सौहार्द को, है ना। तो अब लेखक जो है वहाँ से लौट कर आता है, तक्षशिला के खंडहरों की तरफ आया। अब लेखक भी जो है हामिद खां की बात मानकर पैसे लेता है और उसका धन्यवाद करके वो फिर से खंडहरों की तरफ चला जाता है। वह फिर कभी हामिद खां को नहीं दिख पाया। अब कैसे दिखेगा? अब पाकिस्तान गया था, पर्यटक बनकर गया था, बार बार तो हम जाते नहीं ना किसी एक स्थान पर, तो उसके बाद तो हामिद खां को कभी लेखक दिखाई नहीं दिया। आज जब उसने तक्षशिला में आगजनी की खबर अखबार में पढ़ी तो वह भगवान से विनती करता है कि हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। जब अब यह किस्सा मैंने आरंभ में ही आप लोगों को बताया था कि ये किस्सा लेखक को कैसे याद आया था। जैसे ही सुबह सुबह लेखक समाचार पत्र पढ़ता है कि तक्षशिला में आगजनी, तो उसके कारण लेखक को हामिद खां याद आ जाता है और यह किस्सा याद आता था, है ना। तो इसी तरह से फिर जब वो हामिद खां को याद करता है अखबार में खबर सुनकर, तो वह उसी समय भगवान से प्रार्थना करता है, विनती करता है, अनुरोध करता है कि हामिद खां की दुकान जो है उस आगजनी से बच जाए। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पर एक लगाव, एक प्रेम, आपसी प्रेम हिंदू और मुसलमान का यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो लेखक जो है यहाँ पर हिंदू और मुसलमान एकता का पाठ पढ़ाया है हमको। यहाँ पर दिखाया है कि पाकिस्तान में जो तक्षशिला है वहाँ पर का क्या हाल है, किस तरह से लेखक जो है वो तक्षशिला जाते हैं और वहाँ पर जब उन्हें भूख लगती है तो वह कहाँ जाते हैं। आज हम भी जाते हैं दुकानों में, हम यह नहीं देखते कि कोई किसी मुस्लिम का दुकान है, किसी हिंदू का दुकान है, या कोई क्रिश्चियन है या कोई ईसाई है। हम ऐसे देख के दुकान से फिर वापस आ जाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये हमारे संस्कार नहीं हैं। हमारे संस्कार तो मेल मिलाप के हैं, हमारे संस्कार जो हैं वो सौहार्द के हैं, प्रेम के हैं, आपसी लगाव के हैं। तो इसीलिए आज हम भी इसीलिए तो हिंदुस्तान हमारा इतना प्रसिद्ध है कि विविधता में एकता यहाँ पर पाई जाती है। हर किसी देश का नागरिक जो है वो हिंदुस्तान आना चाहता है, भारत घूमना चाहता है, यहाँ के लोगों को देखना चाहता है। यहाँ पर जितने यहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं, जितने यहाँ पर हमारी जितने संस्कार हैं, जितनी परंपराएं हैं, जितने मेले हैं, वो सब कुछ देखना चाहता है, क्योंकि ऐसी विविधता उनको अपने देशों में दिखाई नहीं देती। क्योंकि यहाँ पर कितनी एक भाषा बोली जाती है, हर लोगों का खान पान अलग है। अब जैसे महाराष्ट्र में यदि हम जाएं तो यहाँ के लोगों के तौर तरीके अलग हैं, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, यहाँ की भाषा अलग है। जैसे हम तमिलनाडु जाएं या कर्नाटक जाएं या कश्मीर जाएं या पंजाब जाएं, तो जिस तरह से हम हमारे देश में घूमते हैं, हर तरफ एक नई बात, नए लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है। तो यही हमारे देश की विशेषता है जो हमने संजोए रखा है। इसीलिए किसी भी देश का नागरिक हो, वो हमारे भारत में आकर हमारे भारत में हर बात देखना चाहता है और
यहाँ के लोगों का जीवन भी उसको देखना होता है। तो इसी तरह से जब लेखक जो है पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं और हामिद खां से मिलते हैं, तो उस समय उन्हें पता चलता है कि सच में हमारा देश जो है वो बहुत ही प्रभावशाली देश है, हमारा देश बहुत ही महान देश है। क्योंकि जब लेखक कहते हैं उससे, हामिद खां से, कि हमारे यहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम होटल्स ऐसे कोई भी भेदभाव नहीं करता, यदि हमें चाय और अच्छा सा पुलाव खाने जाना है तो हम मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। कितने फ़ख्र से, कितने अभिमान से लेखक यह हामिद खां से कह रहा था, है ना। तो यह हमारे लिए भी बहुत ही फ़ख्र की बात है और हमें ऐसे रहने भी चाहिए, हमें ऐसा रहना भी चाहिए। तो उस समय जो है हामिद खां को बहुत दुख होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हामिद खां को इस बारे में बहुत दुख होता है कि यहाँ पर जो है लोग हिंदू और मुस्लिम जो है यहाँ पर बहुत भेदभाव करते हैं, और वहाँ के पाकिस्तान के जो हिंदू भाई हैं वह मुस्लिम भाइयों को आतंकी समझते हैं, आतंकियों की औलाद समझते हैं। इस बात का दुख हामिद खां को बहुत होता है, और वह यह दुख जो है किसके सामने बताता है? लेखक के सामने बताता है, और लेखक को भी अच्छा नहीं लगता। यही सब बातें यहाँ पर हमें लेखक एस.के. पोटेकाट ने बताई है कि हामिद खां को किस तरह से दुख होता है और किस तरह से हामिद खान और लेखक में दोनों भी वार्तालाप होते रहता है। अब देखिए बच्चों, किसी एक देश का नागरिक दूसरे देश में जाता है तो वहाँ पर केवल दो व्यक्तियों का वार्तालाप नहीं होता, वहाँ पे वार्तालाप होने के साथ साथ मिलाप होता है, लगाव बढ़ जाता है एक देश का दूसरे देश से, एक देश के संस्कारों का दूसरे देश के संस्कारों से। अर्थात वो व्यक्ति जो हैं जो अलग अलग देशों से हैं, जैसे यहाँ पर लेखक जो है वो हिंदुस्तान का नागरिक है और हामिद खां जो है वो पाकिस्तान का नागरिक है। अब यहाँ पर दो व्यक्ति मिले, अर्थात दो देश मिल गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अब हिंदुस्तान में जो होता है वो लेखक जो है हामिद खां को बता रहा है ना, और जो पाकिस्तान में होता है वह हामिद खान जो है वो लेखक को बता रहा है। इससे, इस वार्तालाप से क्या होता है? हमारी परंपराएं, हमारे रिवाज, हमारे संस्कार, हमारे आचरण, हमारा रहन सहन, ये सब बातें जो हैं वो एक दूसरे को पता चलती हैं, है ना। केवल एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता, बल्कि एक देश जो है वो दूसरे देश से मिल जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पर हमको लेखक को किस तरह से हामिद खां अच्छी तरह से आतिथ्य करता है, मेहमान नवाजी करता है और उसको परोस कर खिलाता है, हमने समझा है। अब यहाँ पर लेखक जब बताता है कि हमारे यहाँ पर लोग जो हैं बहुत मिलजुल कर रहते हैं और पता भी नहीं चलता कि हिंदू है या मुसलमान, अर्थात हर कोई जो है वो मिलजुल कर रहता है। तो इससे जो है हामिद खां कहने लगते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमारे पाकिस्तान में तो हिंदू भाई हमसे अलग रहते हैं। तो इस बात का उसको बहुत दुख होता है, और इतनी बातें करते हुए हामिद खां जो है परोसता है लेखक को चपातियाँ, सालन और चावल उनको परोस देता है, और दोनों में खाते खाते भी दोनों में बातचीत आगे बढ़ती है। अब जब लेखक जो है पैसे देने लगता है तो हामिद खां जो है वो पैसे लेने से इनकार कर देता है। तो हामिद ने लेखक का मन रखने के लिए उससे 1 रुपये का नोट तो ले लिया। अब क्या होता है, पैसे लेने से इनकार करने का कारण क्या बताया हामिद खां? कि वो कहता है कि तुम तो मेरे हिंदुस्तानी भाई हो और तुम जो है वो मेरे मेहमान हो, मेहमान अर्थात अतिथि हो, तो मैं अतिथि से पैसे कैसे ले सकता हूँ। तो यहाँ पर वो क्या करता है, फिर भी 1 रुपये का नोट लेता है और फिर से लेखक की हथेली पर रख कर क्या कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप ही के हाथों में रहे, यह जो पैसे हैं
देखो हामिद खान ने कितनी अच्छी बात बताई है, कितना प्रेम, कितना लगाव, कितने अच्छे संस्कार हमें यहाँ पर बताए हैं उन्होंने, कि वो हथेली पर फिर से लेखक के वही हाथों में रखता है पैसे और क्या कहता है कि आप जब पहुँचे, हिंदुस्तान पहुँचे, तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव ज़रूर खाना और तक्षशिला के इस भाई को याद करना। तो इस बात से जो है लेखक बहुत भाव विभोर हो जाता है कि देखिए इंसान तो इंसान ही है, चाहे वो किसी भी देश का हो, है ना। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे देश का इसीलिए वो मनुष्य नहीं होता, उसमें मनुष्यता नहीं होती या भावनाएं नहीं होती, ऐसा तो नहीं होता। तो बहुत लेखक जो है उसकी यह बात सुनकर बहुत ही भाव विभोर हो जाता है। उसके बाद वो तक्षशिला के खंडहर को फिर से देखने के लिए चला जाता है। तो इससे क्या होता, आज भी हामिद के प्रेम की याद उसके दिल में ताज़ा है। अब जैसे हम कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं तो उस समय जो है वो उनकी यादें, उनकी बातें हमारे साथ में हमेशा के लिए रह जाती है। ये हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि केवल लेखक को ही बात हामिद खान की याद रह गई, ऐसा नहीं होता। अब ये आजकल जो है ये ट्रेंड चला है कि कहीं घूमने जाना है, पिकनिक पे जाना है। आजकल लोग केवल भारत तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि दूसरे देशों में भी घूमने के लिए जाते हैं। तो जब हम जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ के लोगों को देखते हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, वहाँ के जो भी हम स्थान देखने के लिए जाते हैं, वहाँ की सुंदरता, ये जो है हमारे मन में जो है उसका चित्र जो है कभी मिटता नहीं है। वो जो है हमारी आखिरी सांस तक हमें याद रह जाता, चाहे हम बचपन में गए हों या बड़े हो जाने के बाद गए हों, जब कभी गए हों, वहाँ की हर बात हमें याद रहती है। कहीं भी घूम कर आओ, आज कहीं हम यदि कश्मीर गए या फिर दूसरे देशों में गए, ऑस्ट्रेलिया गए, स्विट्ज़रलैंड गए, इस तरह से जब भी कहीं जाते हैं हम, तो वहाँ की यादें हमारे साथ रहती ही हैं। अब जैसे आप लोगों को कहा जाता है कि हर साल ट्रिप होती है ना, सिर्फ इस साल नहीं हुई क्योंकि कोविड-19 के कारण हमारा स्कूल ही नहीं है, तो ट्रिप कहाँ की। तो एजुकेशनल ट्रिप कहा जाता है उसको, वो जो स्कूल में टीचर्स जो ट्रिप लेके जाते हैं आप लोगों को, वो एजुकेशनल ट्रिप कहा जाता है। एजुकेशनल ट्रिप अर्थात इसमें आपको नई बातें सीखने मिलती हैं और ट्रिप पर जाकर आने के बाद क्या होता है, एक मनोगत व्यक्त करना होता है, लिखना होता है, एक लेख लिखना होता है कि जहाँ कहीं गए हो। जैसे हम सब मिलकर यदि हम हैदराबाद जाते हैं, यदि हम कश्मीर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं या महाबलेश्वर जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर आने के बाद हमें एक मनोगत व्यक्त करना होता है, एक लेख लिखना होता है कि हमने वहाँ पर क्या सीखा, क्या देखा, कैसे लोग थे वहाँ पर, उनका रहन सहन कैसे था, ये सब कुछ हमें वहाँ पर लिखना होता है, उस लेख में मनोगत व्यक्त करना होता है। इसीलिए वो कहा जाता है कि वो एजुकेशनल ट्रिप होती है ना। तो उसी तरह से अब यह जो पाठ है, यह पाठ जो है वो इसको कहते हैं वर्णनात्मक पाठ, अर्थात यात्रात्मक पाठ। लेखक जो है यात्रा का वर्णन कर रहा है, यहाँ पर यात्रा करके आया है, वो किसी स्थान की यात्रा कर आया है और वह यहाँ पर वर्णन कर रहा है। तो हम भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, ताकि आप कहीं भी घूम कर आएँ, कहीं भी जाएं तो एक अपनी आदत डाल लो। कहीं भी जाएं, जाकर आने के बाद अपनी एक बुक बना लो कि उसमें आप लोग जो है वो हर बात लिखो जहाँ कहीं आप घूमकर आए हो। तो उसमें जिस तरह से, अब कोई लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है, यदि तुम आदत डाल लोगे तो तुमको लिखने के लिए भी आएगा और यह आदत तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी।
तो जैसे आज कहीं आप किसी गांव में घूम कर आए या किसी ऐतिहासिक स्थान पर जैसे बादामी जाकर आए हो, जैसे गोल गुम्बद घूम कर आए हो, बीजापुर जाकर आए हो, तो जाकर आने के बाद एक अच्छा सा लेख लिखना कि वहाँ आप लोगों ने क्या देखा, कैसे लोग थे, कितना समय बिताया, कितना वहाँ पर आपको मज़ा आया, ये सब कुछ लिखने का प्रयास करना हमेशा। और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, ये जो लेखक है, लेखक कोई जो है पहले से ही लेखक नहीं रहता, पहले से ही उनमें शब्द का भंडार, शब्दकोश जिसे कहेंगे, वो नहीं रहता। लेखक जो है वो ऐसे थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत से जो है वो लेखक बन जाता है। उसमें शब्द जो है वो नए नए शब्द आने लगते हैं, है ना। इसीलिए हमेशा जो है वो लिखा करो। बहुत से लोग डायरी लिखते हैं ना, और बहुत से लोगों को यह भी आदत होती है कि वो दिन भर में जितना उन्होंने किया, क्या क्या किया, किससे बातचीत हुई, क्या तात्पर्य निकला, ये सब भी बहुत से लोगों को आदत होती है, रात में वो लिखते हैं अपनी डायरी में। और आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी आत्मकथा लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं? तो ऐसे ही जो रोज़ की जो आदत है, वह आदत उनको ये आत्मकथा लिखने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इसीलिए हमेशा हमें लिखते रहना चाहिए। लिखेंगे ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो हमने हामिद खां पाठ देखा, समझा, और बहुत सी बातें भी जानी उसमें। हामिद खां जो है हमें वहाँ का पात्र हामिद खां जो है हमें बताता है कि किस तरह से लोग वहाँ पर रहते हैं, वहाँ का रहन सहन, और कौन सी बात हमारे हिंदुस्तान की अच्छी लगती है पाकिस्तान के लोगों को। हामिद खां के द्वारा हमें यह बात लेखक ने बताई है। तो मुझे लगता है बच्चों कि यह जो पाठ है हामिद खां, जिसके लेखक हैं एस.के. पोटेकाट जी, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया है कि हिंदू और मुसलमान की एकता के बारे में, हमारे हिंदुस्तान को जिस बात का फ़ख्र है, अभिमान है, इस बारे में हमको बताया है। और मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।